पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, कुछ गतिविधियों की जानकारियां, ताकि आप भी उनके प्रति जागरूक हो सके। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के बारे में हम आपको जागरूक करेंगे। साथ ही मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली के पीएचडी हाउस में किया गया। क्या कुछ खास था इस कॉन्क्लेव में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली स्थित पीएचडी हाउस में इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय की सचिव मनोज आहूजा, अपर सचिव अभिलक्ष लिखी, संयुक्त सचिव प्रिया रंजन एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर अभिलक्ष लिखी ने कहा, आज जो यहाँ पे एकत्रित हैं, बहुत खुशी हो रही है निजी तौर पे मुझे इस कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का हिस्सा बनते हुए। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित होना था, पर किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण वो यहाँ पे नहीं आ पाए। उन्हीं का नेतृत्व है, उन्हीं की लीडरशिप है कि आज ये कोल्ड चेन की कॉन्क्लेव को हम यहाँ पे कर रहे हैं पीएचडी चैम्बर के साथ। तो मैं इस अवसर पर, माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मंत्रालय में निरंतर मार्गदर्शन इस बात पे मिलता रहा है कि किस तरह से, क्योंकि शब्द जो कोल्ड चेन है वो सर एक बहुत ही मुश्किल शब्द सामने आता है, और पहली बात तो ये मन में आती है कोल्ड चेन है क्या, और उसको सरलता से बताना, उसको सरलता से समझाना, वो हम हमेशा मंत्री जी के समक्ष प्रेजेंट करते रहे हैं, और उन्होंने मार्गदर्शन हमेशा दिया है कि आप इसको विकसित कीजिए, आप नेशनल कोल्ड चेन अथॉरिटी को भी आगे लेके जाइए, लेकिन अंततः इस चीज़ को मन में रखिए कि छोटा और सीमांत किसान और हमारे जो किसानों के समूह हैं, चाहे हम बिजनेस की बात करें, वो इसके साथ कैसे जुड़ें। तो छोटा और सीमांत किसान कैसे जुड़े, और जो हम किसानों के समूह बनाकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को आगे विकसित कर रहे हैं, वो इस कोल्ड चेन की व्यवस्था के साथ कैसे जुड़ें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, बड़ी खुशी है इस मौके पे कि आज हम पीएचडी चैम्बर्स के इस प्रांगण में इस इकट्ठ में एक साथ हैं, और इंडस्ट्री के तौर पे हमारी हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन 342 मिलियन टन है, और उसके चलते पेरिशेबल्स को एक अच्छे ढंग से फार्म गेट से लेके डेस्टिनेशन पॉइंट तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने में कोल्ड चेन की जो महत्वता है, उसके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। मिस्टर पीके स्वयं, हमारे फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी, जो शायद कोल्ड चेन की रिपोर्ट से शुरू में जुड़े थे, वो भी आज हमारे बीच में हैं, बड़ी खुशी की बात है। और रिक्वायरमेंट कंट्री में, चाहे रीफर वैन्स की हो या राइपनिंग चेम्बर्स की हो, पैक हाउसेज में प्री कूलिंग फैसिलिटीज़ की हो, वो यहाँ पे सबको भली भांति पता है। और पवन जैन जी लॉजिस्टिक्स में ऑलरेडी बहुत डील कर रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में ये कह रहे थे मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और कोल्ड चेन को सब्सिडी के तौर पर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से पूरी तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं, विकसित भी कर रहे हैं। पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, और हमारे सचिव महोदय इस पर बहुत जोर देते हैं, और जैसा मंत्री जी ने हमेशा आदेश दिया है कि छोटे और सीमांत किसान को कैसे जोड़ना है, तो एक बिहार में एग्री स्टार्टअप है सप्त कृषि के नाम से। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है,
उनको 4-5 साल हो गए इस फील्ड में। उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया सब्जी कोठी उसका नाम है, उन्होंने इसको इजाद किया और हमारी जो प्रधानमंत्री जी वाली कॉन्क्लेव थी उसमें भी उन्होंने आके प्रदर्शित किया था। उसमें सर 10 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ या ऑन ग्रिड, 1 लीटर पानी, और इसके साथ जो उन्होंने विकसित की है कोल्ड चेन का छोटा सा जो भी बनाया है उसको वुडन कार्ट पे, लकड़ी की किसी गाड़ी पे या फिर ई रिक्शा पे रखा जा सकता है और लगभग 40 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को 3 से 30 दिन तक कोल्ड चेन के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देखिए, ये एक एग्री स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूं। हमारे देश में लगभग ऐसे 1000-2000 एग्री स्टार्टअप्स होंगे जो कोल्ड चेन में छोटे और सीमांत किसान तक पहुंचने का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ सर इस एग्री स्टार्टअप ने, सप्तकृषि ने अपना एक ऐप भी बनाया है जो पटना, भागलपुर जैसे शहरों में छोटे किसानों को मार्केट के साथ जोड़ रहा है। हमारे साथ विलास शिंदे जी बैठे हैं सह्याद्री फार्म से, और ये भी एंड टू एंड पूरी विकसित व्यवस्था में बिलीव करते हैं। तो जब तक हम छोटे और सीमांत किसान को कोल्ड चेन जैसे बड़े शब्द के साथ जोड़ेंगे नहीं, तो सारी व्यवस्था का कोई फायदा किसी को मिलेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कोल्ड चेन एक ऐसी चीज है जिसमें निरंतर आगे बातचीत, किसी भी किस्म की नई टेक्नोलॉजी, उसका इजाद वो चल रहा है। और आजकल केवल कोल्ड चेन नहीं, उससे भी आगे एफिशिएंसी एनर्जी, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, हम बात कर रहे हैं क्लीन कोल्ड चेन की। और क्लीन कोल्ड चेन में सर हमारे सामने एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी और कुछ कंसोर्शियम पार्टनर्स के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की बात की है पंचकूला में, और उसमें एनसीसीडी भी शायद इन्वॉल्व है। इट इज एट द कॉस्ट ऑफ 50 करोड़ सर। तो हमारी कंट्री में इस वक्त ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो क्लीन कोल्ड चेन को प्रमोट करें, उनकी और भी जरूरत है। तो मैं प्रिय रंजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि MIDH, NHB और NCCD को प्रयोग करना चाहिए कि जितने भी राज्यों में रीजनल बेसिस में हरियाणा ने जैसा एक कोलैबोरेशन करके स्टेप लिया है, उस तरह के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आप बनाएं, ताकि हमारी जो पूरी एंड टू एंड वैल्यू चेन है, फार्म गेट से लेके कंज्यूमर तक, उसमें किस किस्म की दिक्कतें हैं। क्योंकि अब तक जितने भी कोल्ड स्टोर्स बने हैं सर, वो ओरिजिनली हमारी 3 कमोडिटीज को केटर करने के लिए बने हैं, सीड्स को, पोटैटो को, ड्राइड चिलीज को, और वो स्टैंड अलोन है। लेकिन इंटीग्रेटेड मतलब OD, ओरिजिन और डेस्टिनेशन पे एक सिंगल वैल्यू चेन में सारी कड़ी कैसे जुड़े, इस चीज को विकसित करना नेशनल कोल्ड चेन अथॉरिटी का प्राइमरी दायित्व होना चाहिए। और उसमें चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को हम जोड़ें, एसोचैम को जोड़ें, CII को जोड़ें, PhD चैम्बर्स को जोड़ें, और एक सर जैसे कह रहे थे वर्कशॉप भी हम करें, ताकि सबको इसकी जानकारी सरलता से मिले और छोटे किसान को हम जोड़े। इस अवसर पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिया रंजन ने कहा, नेशनल कोल्ड चेन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है। जो मंत्रालय है, NCCD है, NHB है और PhD चैम्बर के साथ में, उसका मेन जो पर्पस है कि कोल्ड चेन की जो क्षमता है, कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में जो जितने भी हितधारक हैं उनको उसकी जानकारी देना, और वो कैसे हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि बहुत सारा जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फार्म गेट से कंज्यूमर तक आते आते बर्बाद हो जाता है कोल्ड चेन के अभाव में। तो ये पूरा जो कोल्ड चेन कॉन्क्लेव है, इसके माध्यम से इसको हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी बार बार जो हमारे छोटे और मंझौले किसान भाई हैं, उनको मार्केट से जोड़ने की बातें करते हैं, उनको मार्केट का पूरा लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। तो नेशनल कोल्ड चेन कॉन्क्लेव के माध्यम से ऐसे छोटे और मंझोले किसान, ऐसे FPOs या फार्मर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक साथ संगठित करके उनके प्रोड्यूस को फार्म गेट पे कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, पैक हाउस से कैसे जोड़ा जाए, उसके ऊपर इस कोल्ड चेन कॉन्क्लेव में विचार किया जा रहा है, ताकि ये जो क्षमताएं हैं वो ग्राउंड लेवल पर विकसित की जा सके और किसानों को इसका लाभ दिलाया जा सके। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत सरकार MIDH समेकित बागवानी विकास परियोजना और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से कोल्ड चेन के परियोजनाओं को सपोर्ट करती है, और विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 35% से लेकर 50% तक का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का सपोर्ट दिया जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की परियोजनाओं के माध्यम से जो दुर्गम क्षेत्र हैं,
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं जिनमें ग्रोथ की ज़्यादा आवश्यकता है, जिनमें किसानों की मदद की ज़्यादा आवश्यकता है, उसके अंतर्गत किसानों को और एंटरप्रेन्योर्स को 50% तक का लाभ देने की परियोजना संचालित की जाती है। इस अवसर पर MIDH के निदेशक केदार वर्मा ने कहा, देखिए, कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन जो आज किया गया है, ये नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत इसने आयोजन करवाया है आज कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का। इसका मेन पर्पस ये है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे किसान हैं, छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो उनको किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि आज के डेट में ये हो रहा है कि जो फलों और सब्जियों का उत्पादन तो भरपूर मात्रा में हो रहा है, परंतु उनके रख रखाव के लिए उनको देर तक वो ताज़ी बने रहें, फ्रेश रहे, उस न्यूट्रिशन उसमें बना रहे, इसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज के और कोल्ड चेन के जो बाकी कंपोनेंट हैं, जैसे पैक हाउस है, प्री कूलिंग चैम्बर है, कोल्ड स्टोरेज हैं, ये सारी कंपोनेंट्स की बहुत आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता की पूर्ति एक कोल्ड चेन ही कर सकती है। तो कोल्ड चेन के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना, किसानों को जागरूक करना, इसका बढ़ावा देना और इसको पूरी तरह से किस तरीके से उपयोग कर सकें, इसका लाभ पूरी तरीके से किसानों को कैसे पहुंचे, उसकी जानकारी देना और उसके क्षेत्र में, कोल्ड चेन के क्षेत्र में नई तकनीकों का कैसे प्रयोग किया जाएगा और कौन कौन सी नई तकनीकियाँ उभर के आ रही हैं, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से ये डिस्कशन किया जाएगा। और हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कम से कम लगे इसमें और ज़्यादा जो इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमारे कोल्ड चेन मेंटेन हो सके, उसका इसमें ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जैसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम है, तो इसमें हम लोग किसानों को कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज के लिए 35% से लेकर 50% तक किसानों को सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाते हैं। NCCD के COO आशीष फौतेदार ने कहा, ये जो कोल्ड चेन कॉन्क्लेव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर और फार्मर वेलफेयर, NCCD, MIDH जो हमारे मंत्रालयों के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सहयोग के साथ और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इंडस्ट्री को जोड़ने का काम किया गया है। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ये है कि सबसे पहले जो छोटे किसान हैं उनको कैसे हम मेन धारा में ला के कोल्ड चेन के साथ जोड़े, ताकि उनके जो फल हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सही मार्केट में पहुँचे और उनको सही दाम मिले। और दूसरा ये है कि अब क्योंकि ऊर्जा का बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है और ऊर्जा में कंजर्वेशन की बात हो रही है, तो इंडस्ट्री को लाके उनसे ये कॉन्क्लेव में ये डिस्कशन होगी कि इस ऊर्जा को हम कैसे 40 से 7%, जबकि हम कोल्ड चेन को बढ़ाना चाहते हैं बहुत जल्दी से, बट उसको बढ़ाते हुए ऊर्जा को कैसे हम कंजर्व करें और नीचे लेके आए। प्लस जो क्लाइमेट की बात है, जिसमें हम प्रोटोकॉल्स जो हमारे सिग्नेटरीज हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट की जो प्रतिबद्धता है टुवर्ड्स हम क्लाइमेट को बचाएंगे, उसको हम कैसे संरक्षित करें, उसके ऊपर डेलिब्रेशंस के लिए हमने ये कॉन्क्लेव को आयोजित किया हुआ है। सर, तो अभी आपने जाना कि कृषि जगत में क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
हमारे इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक सफल किसान से, ताकि आप भी उनकी दास्तान को जानकर, उनकी चुनौतियों को जानकर उनसे प्रेरित हो सके और खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ अलग करने के बारे में सोचे। तो कौन है आज के सफल किसान, आइए जानते हैं। प्रताप सिंह पश्चिमी दिल्ली से सटे एक गांव रावता के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनके घर में इनके चाचा खेती करते थे और इनके पिता नौकरी करते थे। इनके पिता चाहते थे कि प्रताप सिंह पढ़ाई कर नौकरी करे। प्राथमिक शिक्षा के बाद प्रताप सिंह ने ट्रेनिंग लेकर नौकरी हासिल कर ली, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। साथ ही उन्हें रात की पाली में काम भी करना पड़ता था। प्रताप सिंह ने नौकरी छोड़ मधुमक्खी पालन करने की सोची। इन्होंने मधुमक्खियों के 50 बक्से खरीदे। वे और उनका पूरा परिवार मधुमक्खी पालन और उसकी देखभाल करने लगा। शुरुआत में मधुमक्खी पालन की जानकारी के अभाव में प्रताप सिंह का काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस असफलता से वे निराश नहीं हुए। कुछ नया करने की सोच और आगे बढ़ने का हौसला उन्हें लगातार राह दिखाता चला गया। जीवन के इस मोड़ पर प्रताप सिंह को कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ वैज्ञानिकों से संपर्क हुआ। उन्होंने मधुमक्खी पालन करने की अपनी इच्छा को जाहिर किया और फिर यहीं से उनके लिए सभी रास्ते खुलते चले गए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से जुड़कर और उनसे प्रशिक्षण लेकर प्रताप सिंह दूसरी बार मधुमक्खी पालन करने लगे। वैज्ञानिकों की दिखाई राह और उनकी सलाह पर मधुमक्खी पालन कर प्रताप सिंह को सफलता मिलने लगी। इस बार वे मधुमक्खियों से शहद निकालने में भी सफल रहे। मधुमक्खियों से प्राप्त शहद को पंजाब के बाजार में बेच प्रताप सिंह ने कुछ धनराशि भी कमाई। वे अपनी सफलता का पूरा श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र और वहाँ के वैज्ञानिकों को देते हैं। प्रताप सिंह निरंतर इस काम में लगे रहे। वे खुद ही मधुमक्खियों के बॉक्स को लाकर उसमें 10 खांचे बनाकर उन बक्सों में छत्तों को फिट करते और इन्हें बोरियों से ढक कर रखते हैं, ताकि मधुमक्खियों को सर्दी ना लगे। प्रताप सिंह मशीन द्वारा शहद निकालने का काम करते हैं, जिससे शहद की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती और न ही मधुमक्खियों के अंडे नष्ट होते हैं। इन्होंने शहद निकालने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया है। शहद एकत्रित करने के बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है और इसके बाद इसे बाजार में बेचा जाता है। प्रताप सिंह को धीरे धीरे इस व्यवसाय से लाभ होने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। शून्य से शुरू हुआ प्रताप सिंह का सफर शहद के फार्म में बदल गया। स्थानीय लोग इनकी सफलता से बेहद प्रभावित हुए। वे अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रताप सिंह के पास आने लगे और प्रताप सिंह भी उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। साथ ही गांव के किसानों को वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करते थे। स्थानीय लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। प्रताप सिंह की लोकप्रियता रावता गांव से निकलकर पूरे देश और विदेशों तक पहुंच गई। अब देश विदेशों से लोग उनके फार्म को देखने और मधुमक्खी पालन सीखने आते हैं। प्रताप सिंह युवा किसानों को मधुमक्खी पालन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सके। प्रताप सिंह के सराहनीय कार्य के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वर्ष 2014 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रताप सिंह को पुरस्कार से नवाजा है। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान, जिनकी दास्तान को आपने जाना कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया।
आज बात होगी प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। बता दें, एक ऐसी योजना है जिसमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी हां, इसे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा रहा है और किसानों की सहूलियत के लिए ही नहीं बल्कि उनको आमदनी का अच्छा अवसर भी यहां पर प्रदान किया जा रहा है। तो क्या है ये योजना, आइए विस्तार से आपको बताते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishiddarshan@gmail.com। आप पत्र लिख सकते हैं। पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।